तो तभी से वेट करते करते इतना मेरी 95.5% का हो गया। पढ़ाई वढ़ाई तो सब कुछ छूट ही गया होगा यार। तो कैसे हैं सर आप? अभिनंदन है क्या? हाँ सर। हाँ अभिनंदन, ठीक ही है, अच्छे, बस जिंदगी कट रही है। तो जिंदगी कट रही। फाइनली प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे, जिंदा है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सर वेक्टर दो शुरू चीज किया। पढ़े थे, रोटेशन वेक्टर तो एकदम जब बेसिक से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई नो कि कुछ लोग थोड़ा सा आगे अपना पढ़ चुके होंगे, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। हाँ, सर रिलेशन ऑफ वेक्टर तक करवाए हुए थे। रिलेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, रोटेशन ऑफ वेक्टर और एक आपका शिफ्टिंग करवाए थे, ट्रांसलेशन, दो उसकी प्रॉपर्टी बताए थे, वहीं से स्टार्ट करना है मेरे को। आप लोग हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हेडिंग डाल लेना, पहला हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डाल लो। वो खा लिया इधर कहाँ बैठे हैं तो तो बोल करते क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए करते क्या है कि दो वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। और let's say this one is a vector and this one is b vector। करते क्या है, हम लोग पिछले क्लास में दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ट्रांसलेशनल की प्रॉपर्टी और दूसरी रोटेशन की प्रॉपर्टी पढ़े थे। ट्रांसलेशनल में ये पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली ऊपर नीचे कहीं भी अगर डिस्प्लेस करते हैं या आगे पीछे एकदम सेम उसी लाइन पे आगे पीछे, जैसे ये मान लो आपका वेक्टर है, इसको आगे पीछे वेक्टर अगर आगे पीछे करें तो ये वेक्टर जो होता है वो चेंज नहीं होता। क्या? ये वेक्टर चेंज नहीं होता। और रोटेशन के लिए पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को अगर 360 डिग्री या उसके मल्टीपल्स में, मतलब 720, उसके बाद 1080 ऐसे करके अगर उसको रोटेट करते हैं मल्टीपल ऑफ 2 पाई r 360 डिग्री में, तो वो वेक्टर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो दो चीजें पढ़े थे। तो आज एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है और कौन सा होता है, इसको पहचानने के लिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि उस वेक्टर को डिस्प्लेस करके दोनों जो वेक्टर होते हैं उनके जो टेल होते हैं, या जिसको टेल हम लोग बोलते हैं, टेल, दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन कर दो। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट जानता है लेकिन अभी फिर फंसेगा, देखना तुम लोग को आने के बाद भी स्टिल फंसेगा। तो दोनों के टिप को, मतलब सर ये दोनों का टिप है इधर, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस करते हैं और इसको इधर इधर डिस्प्लेस करते हैं और फाइनली इन दोनों को एक साथ ऐसे मिला देते हैं। मतलब ये बी वेक्टर, इसको ऐसे पीछे की तरफ डिस्प्लेस किए, लेट्स से ये दोनों वेक्टर था मेरा, एक वेक्टर ऐसे था एक वेक्टर ऐसे था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे में एक्सटेंड करते हुए इसको दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। सर एक तो ये एंगल बन रहा है θ1 और एक यहाँ पे भी एंगल बन रहा है θ2। ध्यान से सुनना, एक एंगल θ1 बन रहा है और एक एंगल θ2 बन रहा है। तो सर जब दो वेक्टर को मिलाने से दो एंगल क्रिएट हो रहा है तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर
किसको बोलेंगे? तो आज के बाद ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो दोनों एंगल में छोटा होता है, जो दोनों एंगल में छोटा होता है, उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ देखने से कौन सा एंगल लग रहा है आपको? तो अभी मतलब बेसिक अपना नॉलेज ले तो मेरे को पता चल रहा है कि सर θ1 θ2 इज ग्रेटर देन, मतलब स्मॉल ये है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर्स होगा वो θ1 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अपने कॉपी में पहले उतारो, मतलब छापो कि जो स्मॉलेस्ट एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में निकल कर आता है उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं, बड़े वाले को नहीं बोलते। चलो नोट करो इसको। और एक चीज लिखना, दोनों के टिप को मिलाना है, दोनों के टिप को मिलाना है। मतलब अगर ये एक वेक्टर है, मान लो ये है, ये टेल है, सॉरी ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों के या तो टेल को आप मिलाओ या ले जाके हेड को मिलाओ। जनरली लोग टेल ही को मिलाते हैं, लेकिन अगर कहीं दो हेड भी आपको कोलैप्स करते हुए एक साथ दिख रहा है तो उनके बीच भी जो छोटा वाला एंगल होगा, दैट्स कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों के टेल को मिलाओ, हेड तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस एंगल को आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये एंगल को आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो फाइनली दोनों के टेल को मिलाओ, ठीक है। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, और थोड़ा सा और बीच बीच में अगर डाउट हो गई तो तुरंत रोक देना मेरे को। सर अगर सर दोनों लाइन जो रहेगा वेक्टर्स का, अगर सर वो पैरेलल रहेगा तो फिर तो सर कभी मीट ही नहीं करेगा। हम एक्चुअली टेल को दोनों क्या हो सर पैरेलल हो सर, तो इसीलिए तो 0 डिग्री बोलते हैं ना, जब मीट ही नहीं करता है। तो जब कुछ भी चीजें नहीं होती है तो क्या उसको बोलते हैं? तुम्हारे क्लास में नंबर नहीं आएंगे तो तुमको 0 बोला जाएगा, तुम 0 है, और हाइट छोटी है तो तुम 0 है, तुम सर मीट नहीं 0। ठीक है सर, रफ करते हैं सर हेड को मीट नहीं कर सकते। हाँ भाई सर हेड को मीट नहीं कर सकते। कोई आवाज अगर सुन पा रहा है इनकी तो मेरे को बता दे यार, क्या बोलना चाह रही है। बोल रही है हेड और टेल को नहीं मिला। हेड और टेल को मिलाना चाहोगे? नहीं, हेड एंड टेल को नहीं मिलाओगे। या तो टेल को मिलाओ या हेड को मिलाओ, और या हेड के बीच मिलाने से जो एंगल बन रहा है उसको, छोटे वाले एंगल को, या टेल के मिलाने से जो एंगल बन रहा है उसको, ठीक है। हेड टेल को नहीं मिला। yes, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उसी आपके बात ही पे कराने वाले हैं, तो देखो और बने रहना यार, बहुत अच्छी चीजें। बीच में नेटवर्क इशू। और 8 बजे फिर से कोई क्लास है आप लोग की? 8 बजे फिर से लेना चाह रहे हैं क्लास? नहीं है कोई क्लास, बायो क्लास है सर। सर बायो, सर शायद बायोलॉजी का है। इसका हो सकता है, बायो का है, बायो का। चलो कल तो प्रभात सर वाली लेंगे, कल लेंगे, लेकिन आज भी कोशिश करेंगे कि 8 बजे ले ले सर, मतलब अमित सर से बात करेंगे, देखते हैं क्या। तो हाँ सर 8 बजे से कुछ का क्लास नहीं है, 6 बजे से है। नहीं 6 बजे से तो शायद केमिस्ट्री है ना। सर बायो है, लेकिन उसके बाद फिर बैकअप क्लास है। हाँ यार बैकअप तो मेरे को भी लेना है, बैकअप लेना है। और बैकअप में अगर कोई पुराना वाला अगर कोई प्रेजेंट रहा तो देख लेना है, मतलब सर पे जूता बजेगा, ये समझ लेना। और यार एक चीज बताओ यार, मतलब तुम लोग, आप लोग क्या कंडीशन है? कुछ खुलने का संभावना दिख रहा है, मतलब खुल सकता है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? हाँ सर, स्कूल में सर सैनिटाइजिंग कर रहा है सर स्कूल को। हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है, बिहार सरकार तो खोल दिया। पॉसिबिलिटी है। एक चीज बोल रहा है आपको कि बिहार में तो खुल गया है सर, मतलब जो खुल जाना चाहिए। अब देखो यार, मरना रहता कोरोना से तो 6 महीने में थे यार, इतना भी 6 महीना कौन स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो किया? कोई नहीं फॉलो किया। नहीं तो ये 60 लाख अभी केस इंडिया में रहता है, तो मरना रहता तो अभी तक तो हम लोग कोरोना से चल बसे थे। अब मतलब कोरोना, मतलब जो
एक्चुअली इंडिया में 60% लोगों को कोरोना का मतलब उसके में वायरस एंटर कर चुका है इंडिया में 60% लोगों को। एक स्टडी है एम्स की। तो मतलब हम लोग के पास इम्यून पावर है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब बोल ही देना चाहिए। और एक चीज पता है यार, एक मतलब रिसर्च मतलब एक स्टडी मतलब किसी ने रिसर्च निकाली है। सबको देखो सारी चीजों को खोल दिया गया, लेकिन सबसे लास्ट में पता है किसको खोला जाएगा? स्कूल कॉलेज कोचिंग। क्योंकि मतलब वो उन लोग को लगता है कि ये तो 2 दिन में भी पढ़ के हो जाएगा इन लोग मतलब जो हम लोग का एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के लिए हमको ऐसा लगता है कि अभी प्राइमरी चीज नहीं है। नहीं तो यार अगर मतलब शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले खोलना चाहिए था। और एक मतलब रिसर्च के अनुसार जो इस समय के इंडियन स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है अपने करियर को लेकर। ये पूरा एक रिसर्च पेपर, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट है, तो मेरे ऊपर भी अभी क्या दिख रही है आई कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो इस समय सबसे ज्यादा मतलब जितने मतलब देखो एक एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, एक 65 प्लस वाले, जितना एज ग्रुप होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इस समय स्ट्रेस में वो आज के स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों नहीं हम लोग को प्रायोरिटी दे रही है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन ये है, और इन दोनों के ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बोल रहा है कि फाइंड द दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑप्शन ए इज 60 degree, option B is 120 degree, option C is 30 degree, 30 degree, and option D is सर वो 240 degree. सर ऑप्शन बी। सर बी 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। 120 सर। नहीं, 120 तो आंसर नहीं है। 120 is not 60 60 डिग्री। 60 किसने बोला? रजनीत 120 30 डिग्री। 240 डिग्री। 60 सर। 240 डिग्री। 30। 0 डिग्री होना चाहिए क्योंकि सर एक हाँ, हेड सर। एक टेल यार है। देखो सारे लोग से पूछे, सारे लोग जैसे अगर कोई कॉन्फिडेंट है, अगर हम बोल भी रहे हैं कि ये गलत है तुम्हारा, तो तुम बोलो कि नहीं नहीं गलत है। या अगर कोई सही बोल रहा है या गलत, तो अपने कॉन्फिडेंट पे रहो। अब ये आंसर बताओ सारे लोग। बी होगा सर। सर बी ये होना चाहिए। बाकी लोग भी बोलो भाई। सर 30 बी डिग्री। होगा। लगाइए 60 डिग्री। 120 सर बी सर 120। 60। कौन बोल रहा 30 है? डिग्री। मेरे बाबूजी। सर 60। सर 60। एक सेकंड। अब बाकी लोग भी बताते रहो यार। सर 120। 120 कौन बोला? सर यार पेन दो और उसको थोड़ा ठीक करो। So answer is 120. 120 is the correct answer. कोई एक्सप्लेनेशन देगा कि 120 क्यों करेक्ट आंसर है? सर हम लोग दोनों एक का जो टेल को लेके जाएंगे सर, डिग्री एक का जो टेल का तरफ सर रहेगा एंगल सर वो 120 बन जाएगा ना, और सर बी का टेल तो वही रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है।
या तो ए को हम लोग सीधे सीधे डिस्प्लेस कर देंगे, एकदम से आगे कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और टेल मैच कर जाएगा दोनों का। हम भी वही करते हैं कि सो फाइनली अगर हमको करना रहेगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अपना बताते हैं। अपना क्या बताते हैं, आप लोग को भी वही फॉलो करना। सर यहाँ पे आप अभी मेरे को बताए हो कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो या तो हेड टू हेड को मैच करो या टेल टू टेल को मैच करो। सर यहाँ पे एक चीज मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे टेल जो है वो हेड के साथ मैच किया हुआ, तो ये एंगल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टेल टेल की बात की तो करे क्या सर, तो ट्रांसलेशनल वेक्टर जो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूज करके इस वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है तो इसको आप पीछे की तरफ ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आओ और इसके टेल को फिर से मैच करो। तो अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से और आगे की तरफ लाते हैं तो फाइनली तो अब ऐसे हो जाएगा। तो अब सर यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, तो सर यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ये 60 डिग्री और ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो एंगल कौन सा होगा दोनों के बीच में, तो 120 करेक्ट आंसर। देखो यार जो भी बेसिकली ये गलत हम बोलते हैं सही आंसर देने के बाद भी, इसका ये मतलब होता है ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल इन सेंस में कि वहां पे जब 25 तरह के जब आंसर उस समय आने लगते हैं ना, तो ये जब आदत पड़ी रहेगी ना कि मतलब एक कोने में आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन आप अगर किए हो तो आप अपने में कॉन्फिडेंट होते जाओगे। अभी से ये आदत पड़ती जाएगी, आपको ये याद आएगी कि हम सर की बात को भी काट देते थे कि नहीं मेरा सही है, तो ये चीज आदत पड़ी रहेगी तो एग्जाम टाइम में भी सही है। सो 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली चीज अब बात करते हैं। अगली चीज कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में नाम से सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बात करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो अगर पहले टाइप की करीब 10-11 टाइप होते हैं, आप लिखते जाओ। पहला पैरेलल वेक्टर, सेकंड इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, one is यूनिट वेक्टर। ठीक है, और भी बहुत सारे अगर बनाने चाहे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। पैरेलल वेक्टर से, पैरेलल वेक्टर अभी किसी ने पूछा था, शायद प्रतीक ने पूछा था कि पैरेलल वेक्टर मतलब कोई दो पैरेलल है तो उनके बीच कैसे एंगल। पैरेलल वेक्टर के बाद क्या लिखे हैं? हाँ, पैरेलल वेक्टर के बाद एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद नल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या, दो वेक्टर सर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा सर 0 डिग्री होगा। इक्वल वेक्टर की बात करें तो सर ए वेक्टर जितना बड़ा है उतना बड़ा ही स्केल से मेजर करके एक दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में। इक्वल वेक्टर देखो, इक्वल वेक्टर सिर्फ उसकी लंबाई या उसके मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उसके डायरेक्शन की भी बात हो रही है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो सर ये 10 यूनिट्स की इस डायरेक्शन में बना दे रहे हैं और इस डायरेक्शन में 10 यूनिट्स की बना दे रहे हैं।
तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे? नहीं भैया, डायरेक्शन भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट सेम है, ठीक है, वो दैट्स ओके, लेकिन उसका डायरेक्शन भी सेम है, उसका डायरेक्शन भी सेम है। देन बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। सर एंटी पैरेलल वेक्टर बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसके एंगल की बात करें तो ऑब्वियस है, अगर पैरेलल वेक्टर में जीरो, आप लोग खुद भी जानते हो, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, जो एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, उनके बीच 180 डिग्री एंगल होगा। कैसे होगा ये भी देखिए, कैसे 180 डिग्री आप क्यों बोल रहे हो, या इसके में आप 0 डिग्री क्यों बोल रहे हो? तो क्या करो कि इसको उठा के इधर लेते आओ, मतलब इसको डिस्प्लेस करते हुए आप नीचे लेते आओ। अगर इसको डिस्प्लेस करते हुए यहाँ से उठा के अगर इसके ऊपर जस्ट उसी डायरेक्शन में अगर हम बैठा दिए तो अभी एंगल आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 0 डिग्री। यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, आगे की तरफ डिस्प्लेस करें और इसको इधर डिस्प्लेस करें, और फाइनली हमको कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा। मतलब इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके पहले नीचे लाओ, फिर इधर लेकर चले जाओ, तो फाइनली कुछ मेरे को इस तरह का सिनेरियो मिलेगा। मेरे को इस सीन में इसको लाना है। अभी इन दोनों के बीच क्या एंगल दिख रहा है? 180 डिग्री। 180। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच 180 डिग्री। नल वेक्टर, नल आपको इसके मतलब से समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ा ये है तो का गोला नहीं है। नल वेक्टर मतलब 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0, बस वो नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। अब बात करते हैं कोप्लानर वेक्टर की। एक्चुअली ये कोप्लानर वेक्टर के बारे में हम आपको अभी बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग 12th में, अच्छा आईसीएससी बोर्ड में कोई आईसीएससी बोर्ड से पढ़ के आया है क्या आप लोग? हाँ सर, हम है केशव। यस सर। ये जो आप लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में पढ़े हो? हाँ सर, मैट्रिसेस पढ़े हो गया। आई नो कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के बारे में आप लोगों को क्लास 8 से। सो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सीबीएसई में क्लास 12 में, फिर आपको हिंट दे देंगे कि करना क्या रहता है, और नहीं होगा तो यार बहुत बड़ा डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाता है सर 10 में। हाँ सर डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ाता है सर, खाली मैट्रिसेस पढ़ाता है। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे, हम खुद ही बता देंगे। तो कोप्लानर, अब देखो कोप्लानर नाम इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कोप्लानर वेक्टर का। क्या कि जो कोप्लानर होता है, को मतलब होता है सेम, और प्लानर मतलब प्लेन से यहाँ मतलब है। मतलब देखो सर, ये मान लो ये मेरा बोर्ड जो है वो एक प्लेन है, ये 2 मार्कर हैं, तो क्या सर ये दोनों के दोनों मार्कर जो है वो सेम प्लेन में दिख रहे हैं कि आपको? नहीं, बिल्कुल मेरे को सेम प्लेन में दिख रहे हैं। तो ये जो दोनों मेरे वेक्टर होंगे, इसको क्या हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं? तो हाँ भैया, इसको कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लेते आते हैं और इस रेड वाले वेक्टर को यहीं पे रहने देते हैं। क्या अब ये कोप्लेनर वेक्टर है? सर इसका कोई दूसरा प्लेन हो गया और ये किसी दूसरे प्लेन में। सो ये जो होगा आपका, जो अभी आप इस पे बनाओगे जितनी सारी लाइंस, वो सारे के सारे आपके कोप्लानर वेक्टर में होंगे, और जो एक इस पे रखो और एक कहीं बाहर की तरफ रखो तो वो नॉन कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो कोप्लानर वेक्टर होते हैं, अभी आपको हम अंतिम में बताएंगे, थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया देंगे। बस कोप्लानर के बारे में मान लो सर 3 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। ये तीनों के तीनों जो वेक्टर है वो इसको इसी प्लेन पर मैंने बनाया है, इसको इसी प्लेन पर बनाया है। होता क्या है कि इन तीनों वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का जो डिटरमिनेंट, जो नाम अभी बार बार हम ले रहे थे, थोड़ा तो अगर देखो जो डिटरमिनेंट होता है वो मैट्रिसेस से भी बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत इजी होता है जो डिटरमिनेंट होता है। सो घबराने की जरूरत नहीं, अभी बताते बहुत इजीली समझ में आता है। तो इसको 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये डिटरमिनेंट है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का
जेईई मेंस एंड नीट में हर एक बार का एक फिक्स क्वेश्चन है, आपको 3 वेक्टर देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये कोप्लानर वेक्टर हो सकते हैं या नहीं, या 3 वेक्टर आपको कोप्लानर वेक्टर से जेईई मेंस एंड नीट में हर एक बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कोप्लानर वेक्टर से। तो फाइनली इनका जो डिटरमिनेंट, अभी के लिए जो ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बनाया है मैंने, इसको आप एक सेकंड के लिए बोल दो कोप्लानर। डिटरमिनेंट और रिजल्टेंट एक ही होता है क्या? डिटरमिनेंट, इस वेक्टर को बोल दो कि ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो वेक्टर, तीनों वेक्टर का जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लानैरिटी, मतलब कोप्लानर वेक्टर के लिए। अगर 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उन तीनों का डिटरमिनेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, तो इस नोट करो। और अभी सर कुछ फिर से समझाइए ना। ठीक है, अच्छा क्या आप कोप्लानर के बारे में समझ गए ना कि कोप्लानर क्या होता है? हाँ कोप्लानर सर। सेम प्लेन में, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन में सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं। मान लो कि 3 वेक्टर मेरा ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है, सर क्या ये कोप्लानर वेक्टर है? तो इनको निकालने का एक तरीका क्या होता है? डिटरमिनेंट अभी कुछ देर बाद बताएंगे, क्योंकि वेक्टर मेरे को पहले बताना पड़ेगा। जो कोप्लानर वेक्टर होता है, और ये साइन जो बनाए हम इसको अभी के लिए आप मान लो, क्योंकि हम बोल रहे हैं इनको डिटरमिनेंट बोल रहे हैं, ठीक है? तो इन तीनों का जो डिटरमिनेंट होगा क्या होता है, कैसे होता है, अभी बच्चे कुछ देर, आप जो आईसीएससी से पढ़ के आ रहे हो, आप लोग सेम टू सेम जो मैट्रिसेस जैसे लिखते हो ना, उसी चीज को हम लिखे हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए समझ जाओ कि इन तीनों का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, बस। अगर उन तीनों का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया, देन दैट 3 वेक्टर इज व्हाट? कोप्लानर। गॉट इट? ठीक है, अभी डिटरमिनेंट आपको बताते हैं, ये चीज नोट करो। सर आपका डिटरमिनेंट और रिजल्टेंट एक ही होता है क्या? हाँ भाई। सर डिटरमिनेंट और रिजल्टेंट एक ही होता है क्या? ना 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 ना, रिजल्टेंट दूसरी चीज है, डिटरमिनेंट कहाँ है? आप उसमें कहाँ चले सर? बस अभी थोड़ी देर में बताते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सर डिटरमिनेंट होने के लिए बस आई मीन कोप्लेनर होने के लिए बस सेम प्लेन में होना चाहिए, और फिर पैरेलल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ना? कुछ भी नहीं, बस सेम प्लेन में वो लाई कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। मतलब उसको एक सेम प्लेन। हाँ भाई, वो पैरेलल के चक्कर में नहीं पड़ना, बस सेम प्लेन में कैसे भी बना दिए। मान लो ये बोर्ड में प्लेन है सर, इस प्लेन में लाई करना है, देन दिस बिकम द कोप्लानर वेक्टर। ओके, रफ करें इसको, रफ करें। हाँ सर। यस सर। तो फाइनली थोड़ा सा एक चीज, अगली चीज पे आते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। सर ऑर्थोगोनल? हाँ, इसके बाद बता दे रहा है। यूनिट वेक्टर शायद लिखवाना भूल गए। यूनिट वेक्टर एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज है। यूनिट वेक्टर पता है, ये एक्चुअली में किसी भी वेक्टर में ये लगने के बाद ना, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर इसको चिपका दो तो वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, वो स्केलर क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। यूनिट वेक्टर होता क्या, बस इसका ऐसे मतलब समझो कि यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, whose magnitude is 1। सर अगर मान लो मेरे को ये ए वेक्टर दिया हुआ है, और अगर मेरे को इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो करना क्या रहता है हमको कि ये जो ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए किया क्या जाता है कि ए वेक्टर लिखा जाता है, और उसके नीचे ये जो वेक्टर ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। दिस बिकम फाइनली व्हाट? यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर दुनिया का दिया हुआ है बी वेक्टर, सो सर इसको यूनिट वेक्टर में मेरे को कन्वर्ट करना है। सर क्या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा? तो अभी कुछ देर बाद मेरे को कुछ बताने के बाद उसके बाद आप खुद ही करके देखना, सारे के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या आएंगे? 1 के बराबर आएंगे। बी वेक्टर को सर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बी वेक्टर लिखना और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये चीज लिख लो, उसके बाद आगे एक चीज पढ़ते हैं। एन ऑर्थोगोनल वेक्टर, साथ ही में वो भी लिख लो यार, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल जिनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सर यूनिट वेक्टर वाला एक बार और बता दीजिए ना सर। क्या यूनिट वेक्टर आपका जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, और किसी भी अगर वेक्टर, कोई भी वेक्टर को अगर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बस उस वेक्टर को लिखना और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। यार अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ने लो और अच्छे से चीजें समझ आएंगी, क्योंकि जिसका इंतजार कर रहे हैं वो घर ही आने वाली है। कोई बी वेक्टर दिया, अगर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, बी वेक्टर लिखना और उसको डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड से। अच्छा, साथ ही साथ में एक छोटा सा पॉइंट और लिखूंगा, रख करें इसको। हाँ सर। एक चीज मतलब पता नहीं यार, लोग इस पे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन मतलब जब हम पढ़ते थे तो ये जो पॉइंट था, एक्चुअली आज तक इस पे क्वेश्चन कभी देखे नहीं है, लेकिन हम खुद से ही अंदाजा लगाते थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप लोग लिख लो क्या, कि जैसे दो वेक्टर दिए गए, ठीक है, बी वेक्टर, एक ए वेक्टर दिया गया है, एक बी वेक्टर दिया गया, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, एक v1 वेक्टर दिया गया और एक v2 वेक्टर दिया गया, एक एस स्केलर क्वांटिटी दी गई है और नीचे कोई वेक्टर दिया गया, और एक तीसरी क्वांटिटी v वेक्टर बाई एस। इसमें से पता है क्या, वेक्टर बाई वेक्टर को वेक्टर से आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप वेक्टर को कभी भी वेक्टर से डिवाइड नहीं, कभी भी ऐसा मत लिख देना। अगर कहीं मान लो आपकी जे या नीट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा, ये तीनों स्टेटमेंट देके कि इसमें से कौन सी तीनों क्वांटिटी में मीनिंगफुल है, तो पहली बात तो ये समझ लेना कि वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कभी नहीं कर। ये आई नो यार बहुत छोटी चीज बता रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आपके हम दिमाग से खेल रहे होंगे। आई नो आपको ये चीज बताने के बाद ये छोटी चीज लग रही होगी, अरे हाँ ठीक है इसमें कौन सी, लेकिन वाकई आपको ये क्यों नहीं कर सकते सर? कभी भी कोई वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगला गेम, कोई भी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। और किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड, सर यहाँ पे तो स्केलर से वेक्टर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो आप जस्ट उल्टा कर दो। लेकिन ये चीज पॉसिबल है,
ये चीज पॉसिबल है। अभी थोड़े देर पहले यूनिट वेक्टर में इसका हम एग्जाम्पल आपको दिए, क्या कि सर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड, भैया मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मतलब क्या, वो तो स्केलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, वेक्टर, लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है, एक स्केलर क्वांटिटी दी गई है। सर ये चीज पॉसिबल होगा, ये चीज जब पॉसिबल होगा तो ही तो ये आप बोल रहे हो कि यूनिट वेक्टर है। तो किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, दैट्स ओके, बट किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, ना किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। अब एक हेडिंग डालना, ऑर्थोगोनल ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड। ठीक है, पता है ऑर्थोगोनल ट्रायड क्या होता है? ऑर्थोगोनल ट्रायड बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक्चुअली हेडिंग डाल देना, ऑर्थोगोनल ट्रायड बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा एक चीज और बताना, यूनिट वेक्टर में लिख लेना, जैसे ये ए वेक्टर है और अगर इसको यूनिट वेक्टर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या सर मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो बार बार इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी? तो नहीं बाबा, इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं लिखना है। इस अगर ए वेक्टर को अगर ए लिख के और इसके ऊपर एक छाता की तरह अगर बना दे, एक घर की तरह ऐसे बना दे, तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर। और इसको पढ़ते कैसे हैं? ए कैप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ए कैप। सो सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तीन एक्सिस, इसी को ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं। और ब्लैक बोर्ड पे हम जेड एक्सिस को इस साइड दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब ये ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया। अब पता है क्या, ये एक्स एक्सिस, इसलिए अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या सर एक पर्टिकुलर ये डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की तरफ आगे की तरफ जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो इस एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। इस एक्स एक्सिस को आई कैप से सर कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हो कि ये जो आई कैप आप लिखे हो, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कैप तभी लगाते हो जब वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो यहाँ पे आई कैप एक्स एक्सिस जो होता है उसको बोलते हैं आई कैप। ठीक है, जो वाई एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस होता है उसको बोलते हैं के कैप। एक्स को आई कैप, वाई को जे कैप एंड जेड को के कैप। अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट बोले थे क्या, कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर ये यूनिट वेक्टर है वो जुड़ जाएगा, जो जुड़ जाएगा तो वो फाइनली वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो क्या है कि एक कार है, ठीक है, एक इंसान है जो इस तरफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर
इसको वेक्टर वाइज मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करोगे सर? ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्स एक्सिस में चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से ये एक्स एक्सिस में आगे की तरफ मूव कर रहा है 8 मीटर। लेकिन सर ये इतना बड़ा, मजा नहीं आ रहा। तो अभी हम एक चीज बताए कि इस एक्स एक्सिस को आई कैप भी बोलते हैं। तो अगर इस 8 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस को अगर सीधे हम 8 आई कैप लिख दें तो ये मेरे को सीधे सीधे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर कि 8 मीटर पर सेकंड और इसका डायरेक्शन इसमें आई कैप जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 8 इंटू आई कैप, 8 इंटू आई कैप मतलब ये रिप्रेजेंट, अगर सर यही ये 8 मीटर पर सेकंड से ये वाई डायरेक्शन की तरफ मूव करता तो उस टाइम पे ये लिखते 8 प्लस 8 वाई एक्सिस। तो सर इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? आप सीधे ये क्यों नहीं लिखते हो कि 8 जे कैप, 8 जे कैप, 8 जे कैप, ठीक है? किसी क्वांटिटी को क्या बेसिकली ये जो साइड में आई कैप या यहाँ पे ये जे कैप या जेड में 8 के कैप लिखते हैं, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है। तो फाइनली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बात समझ रहे हो ये? सर अगर इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं तो सर क्या सर अगर इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स और वाई का सर कैसे कोऑर्डिनेट, क्या कहना चाह रहे हो बताओ? हम सर ये बोलना चाहते हैं सर यूनिट वेक्टर मूव अलोंग 8 आई के मतलब एक्स एक्सिस में मूव अलोंग कर रहा है ना, वही सर 8 मीटर मूव एक्सिस इन वाई एक्सिस में अलोंग मूव कर रहा है 8 जे के। सर उसको कोऑर्डिनेट पूछ रहे क्या रहे हो? 2,3 तो सर ये हो जाएगा ना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एग्जैक्टली सर इसका 2 जो है वो एक्स एक्सिस में आगे की तरफ है और ये 3 ऊपर की तरफ है। तो सर इसमें तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा कोऑर्डिनेट में। क्या मतलब 2 + 3 5 हो जाएगा? हाँ हम ये कहना चाहते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ तो वही होगा। 2 एक साथ लिख रहे हो तो एक साथ उनको दिखाने के लिए क्या करोगे आप? जोड़ देंगे। तो अब क्या करते हैं कि सर मान लेते हैं कि ये जो है वो ऐसे समझते हैं। चलो सोनू का एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं कि ये एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट में जिसका कुछ 3,4 लिखा गया है, 3,4 लिखा गया है। तो सर अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? तो सर ये एक्स एक्सिस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। तो फाइनली इसको लिखोगे कैसे? 3i कैप प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा श्रुति प्रेजेंट है कि नहीं वही क्लास में? श्रुति सिन्हा, श्रुति कोई एब्सेंट है? थोड़ा सा कोई चेक करके बता दो यार। सर है क्लास में। शायद मैसेज किया था श्रुति या किसी ने, एकदम नाम शायद मेरे को। सर है सर, मेरा स्कूल का सर है तो हम सब मीटिंग लीव कर रहे हैं ना। हाँ भाई सर मेरा स्कूल का सर टेस्ट है तो अभी हम मीटिंग लीव कर रहे हैं सर। नाम आपका क्या है? सर केशव कुमार। केशव इतना क्या है, मतलब ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है क्या आपका? सर बायोलॉजी का सर टेस्ट है अभी है सर, 5 मिनट के बाद चल जाएंगे। मतलब नहीं वो कह रहे हैं ज्यादा है, मतलब स्कूल का टेस्ट कुछ मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? उसको छोड़ा नहीं जा सकता? हाँ सर पीटी टेस्ट है। अरे तो हाँ सर नहीं सर छोड़ना पॉसिबल नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है सर, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। हाँ यार प्लीज देख लेना यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, देख लेना यार बस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है इसको नोट करते हैं और देख लेना यार। अगर केस हो, अगर मतलब आधे घंटे या 15 मिनट में केस खत्म हो जाए तो वापस आ जाना है। तो इसको करते हैं रफ। तो अब सर मेरे को कुछ आइडिया लग रहा है। मान लो सर
क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट रहता 3,4,5। सर पहला वाला x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला y को, एंड तीसरा वाला z को। क्या तीसरा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z को। तो अगर इसको सर देखो, आप ये प्लेन में ऐसे 3,4,5 लिखते हो। सर हम इसी को अगर वेक्टर में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k क्या। सर ऐसे एक क्वांटिटी दी गई थी 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। अगर इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो इसको क्या लिखोगे? 6,7,9। तो ये चीज समझ रहे हो कि इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए हैं। सर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो सर अभी बताते हैं। और एक चीज अगर देखो, ये चीज अगर आप लोग अभी ये समझोगे तो आपके मैथ में एकदम आखिरी चैप्टर 12 का आखिरी चैप्टर 3D ज्योमेट्री है। अगर ये चीज को अपने माइंड में रखोगे कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि चलो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे कोई दो क्वांटिटी लिखे हैं, एक पॉइंट लिखे हैं। सर अगर इसको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको ओरिजिन से उठा के ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। यही 3,4 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है यही आपका 3,4 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पूछेंगे कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसकी लंबाई कितनी होगी तो क्या कोई बता सकता है? ये जो लाइन अभी ड्रॉ की है इस पॉइंट पे, इसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें तो क्या कोई बता? सर 5 सेंटीमीटर सर 5 सेंटीमीटर 5 कि सर y एक्सिस में ये 4 है और x एक्सिस में इसमें 3x है। तो फाइनली अगर आपको इसका लेंथ निकालना है तो आप ये क्या हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। ओके 5। और सर आप लेंथ बता रहे हो कि मैग्नीट्यूड बता रहे हो? अरे भैया लेंथ और मैग्नीट्यूड यहाँ के केस में दोनों चीज सेम हो गए। जो एक लाइन बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, उसकी लंबाई कैसे नाप रहे थे और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो लेंथ निकाल रहे हो बेसिकली यही क्या है? मैग्नीट्यूड। तो सर ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मान लो ये 3,4 3i क्या, इसको अगर ऐसे हम लिख देते हैं और फिर पूछते हैं, अब तो सर ये अब कोऑर्डिनेट की तरह रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, अब ये एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो करोगे क्या भैया कि सर जो ये सामने कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे। सर जो आप यहाँ पर काम कर रहे थे वही काम हम यहाँ पर कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो ऐसे ही निकालोगे। लेट्स से सर एक वेक्टर ए वेक्टर है जो दिया, एक वेक्टर एक्स वेक्टर है जिसका जो वेक्टर है वो ऐसे कुछ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या सिर्फ इतना रहने दो ए आई कैप प्लस बी जे।
सर अगर देखो मैग्नीट्यूड को मॉड ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड एक्स। सो मॉड एक्स की अगर बात करें, मॉड एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड सर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड। तो आई के आगे जो क्वांटिटी जो कोफिशिएंट है और जे के आगे जो क्वांटिटी है उनको स्क्वायर रूट में डालना, दोनों का स्क्वायर करना और ऐड करना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अगर एक वेक्टर वाई वेक्टर है जो मेरे पास ए वेक्टर ए ए आई कैप प्लस बी जे के प्लस सी के कैप, कुछ ऐसे दिया गया है सर, अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करोगे, तो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक जेड वेक्टर दिया है 3i वेक्टर प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 सर। कितना, 5 अंडर रूट 2। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये 12 है। अच्छा 3 9 12, हाँ सर निकाल निकाल। और ये जो जेड वेक्टर है इसका जेड कैप जेड के कैप भी मेरे को बता देना, और बताना, हाँ जेड के कैप भी बता देना। जेड के कैप, सर मॉड ऑफ जेड तो सर अंडर रूट 234 आ रहा है। नहीं भाई ऐसा नहीं आएगा, बड़ा प्यारा सा आंसर आएगा, सर 14। एक थप्पड़ पड़ेगा। 13 सर। 57 हाँ 13 अभिनंदन, देखो अभिनंदन, हाँ 13 आएगा, 13। ये मॉड जे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भाई। हाँ सॉरी सर 13 में। 4 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सर 13। तो ये क्या होगा, 25 प्लस 144 कितना, रूट 169 एंड दैट इज 13। और सर अगर z के कैप निकालना है तो मतलब यूनिट वेक्टर, सर ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये इस वेक्टर से आप मेरे को बताए थे कि z z के कैप जो होगा वो z वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड j वेक्टर हो जाएगा। सो इस वेक्टर को पहले लिखोगे आप ऐसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 12। तो फाइनली अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख लेना 3/12 आई कैप प्लस 4/12 जे कैप प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12 के कैप। फाइनली थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, जे कैप डिवाइडेड बाय 3 प्लस के कैप। भाई बात समझ रहे हो, सर 13 आया है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी। So 3/13 I cap plus 4/13 J cap plus 12/13 K cap, यूनिट वेक्टर ये निकल गया, ये यूनिट वेक्टर निकल गया। और सर यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, आप बोले हो कि 1 के बराबर होता है, तो क्या इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा, खुद ही चेक कर लो यार, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, 3/13 का स्क्वायर प्लस 4/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 का स्क्वायर करके देख लेना यार, 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ सर आर। ये 1 के बराबर आएगा, नोट करो इसको। अगला हेडिंग डाल लेना कि हाउ टू आइडेंटिफाई कोप्लानर वेक्टर।
रफ करें इसको। हाँ सर। यस सर कर दीजिए। हेडिंग डाल लेना आइडेंटिफाई, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कोप्लानर वेक्टर। तो करेंगे क्या, देखो जो अभी हम एक डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे ना, सबसे पहले 5 मिनट की चीज है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअली होता क्या है डिटर्मिनेंट कि क्या करते हैं, देखो यार हम डायरेक्टली बता रहे हैं, ये आपको मैथ वाले सर 12th में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, तो हम अपने एंगल अपने हिसाब से मेरे को जितना जरूरत है उतना आपको बताते हैं। डिटर्मिनेंट ऐसे एक दो बड़ा सा ऐसे बॉक्स, भाई आईसीएससी वालों हंसना नहीं है, सीबीएसई वाले हम लोग गरीब बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग अमीर होते हो, मतलब पहले से ही आप लोग को पता होता है, तो प्लीज हंसना नहीं। क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऐसे दो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, दो ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और लेट से ऐसे नंबर लिखते हैं, क्या 1 2 3 3 लाइन में, ठीक है, फिर इसके नीचे अपने से रैंडम लिख रहे हैं 4 5 0 ऐसे लिखते हैं, 0 3 4। ये मान लो ये देखो यार प्लीज, मतलब देखो आईसीएससी वालों प्लीज नहीं हंसना यार, हमको पता है कि हंसी आ रही होगी कि क्या बॉक्स बता, तो प्लीज नहीं हंसना, ठीक है। ये सीबीएसई वालों आप लोग भी सीख लो, डिटरमिनेंट तो निकालना है, अभी नहीं जानता। तो ऐसे दो बॉक्स बनाए और ऐसे नंबर लिख लिए, देखो ये 3 नंबर एक लाइन में, ये 3 नंबर एक लाइन में, और ये 3 नंबर एक लाइन में। सर मेरे को इसका सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में आंसर चाहिए, एक छोटा सा आंसर चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये पहली क्वांटिटी आपको दिख रही है 1, क्या करो यहां पर लिखो 1 और ऐसे ब्रैकेट बनाओ, और उसके बाद क्या करो, इसको मतलब इसके नीचे वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जो लाइन दिख रही है, वर्टिकल में ये इसको ऐसे हाइड करो और इसको ऐसे हाथ से हाइड करो। आपको अभी क्या क्या दिख रहा है, अभी आपको 5404 इन दोनों को क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्वांटिटी क्या आ रही है 20 5 into 4 minus 0 into 3, 0 into 3, ठीक है भाई, ध्यान से समझ लेना यार प्लीज, अब बच्चों की तरह बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय जैसे पहले के बाद दूसरे पे, पहले के बाद दूसरे पे जाओगे तो ये पॉजिटिव, दूसरा फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर तीसरा पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं आपको अभी बताते हैं। अब क्या करो सर, अब इसी लाइन में इस दूसरे पे आ, इस दूसरे नंबर पे आ, और क्या करो कि सर इसके वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ऐसे हाइड कर दो, ठीक है। पहले तो सर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे किया जाता है, फिर अगर आगे भी क्वांटिटी रहता है तो वो फिर माइनस हो जाता है, फिर उसके बाद रहता है तो फिर वो प्लस हो जाता है, मतलब अल्टरनेट। यहाँ पे क्या लिखो, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लिखो -2 और एक ऐसे ब्रैकेट बनाओ, एक ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। और क्या करो कि इसको ऐसे हाथ से हाइड करो और इसको ऐसे हाथ से हाइड करो, इसको कर देते हैं हम रफ, इसको ऐसे हाथ से हाइड करो और इसको ऐसे। अभी आपको क्या क्या दिख रहा है 40 एंड 04, इसके ऐसे वर्टिकल में ऐसे लाइन ड्रॉ करो और ऐसे, और बाकी की जितनी क्वांटिटी है 4 4 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, मतलब 16 -0 into 0,
16 माइनस 0 इंटू 0। अब क्या करूं? अब सर आखिरी ये 3 बचा मेरे पास, सो फिर से वही काम। सर यहाँ पे आप बोले हो प्लस माइनस प्लस, मतलब इसको प्लस के साथ उतारना है। यहाँ पे लिखेंगे हम +3 और ब्रैकेट में फिर से वही काम। सर इसके एक वर्टिकल में ऐसे लाइन खींचो और एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे लाइन खींचो। बाकी जो क्वांटिटी बच जा रही है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि ऐसे हाइड करो। आपको अभी 4, 5 एंड 0, 3 दिख रहा है, 4, 5 एंड 0, 3। तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड फाइनली व्हाट यू गेट 4 क्रॉस 3 माइनस 5 इंटू 0 12। सो अगर आप पूरे को अब देखें तो ये कितना हो गया सर 20, ये कितना हो गया माइनस 32, तो 24 आया। ये कितना हो गया प्लस 24, तो ये टोटल कितना 36 होगा सर लास्ट में। लास्ट में 36 है सर जहाँ पे सर हाँ, 24 थी सर वो 36 होगा। अच्छा सॉरी 36, सर 12। 36 तो ये हो गया आपका 56 सर, तो 24 आएगा सर। 24 सर आएगा। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज योर 24। किसको किसको नहीं समझ में आया अभी? आया सर, आया, समझ में आया। ला आगे सर। कोई भाई सारे लोग बोल दो यार, क्योंकि क्या कोई ये डिटरमिनेंट पहले पढ़ा था क्या? हाँ सर, आप पहले बताएं। पढ़ लिए थे। अगर किसी ने पढ़ा होगा उसको तो इजी, लेकिन अगर जिसके लिए एकदम फर्स्ट टाइम होगा उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। पास आउट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी भी हंसी रहे होंगे, ठीक है? तो जो पहली बार कोई है जिसको नहीं समझ में आया डिटरमिनेंट निकालना? चलो ठीक, आगे। सो फाइनली ये डिटरमिनेंट निकालने के बाद अब करते क्या है, कि 3 वेक्टर लिखते हैं ऐसे। ये वेक्टर है सर मेरा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। b वेक्टर लिखते हैं -3i कैप प्लस k कैप, एंड c वेक्टर लिखते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सारी चीजें लिख दी। चलो यहाँ पे अभी के लिए कंफ्यूजन न करिए, तो इसको कर देते हैं j कैप प्लस। सर ये जो तीनों वेक्टर्स है, क्या इन तीनों वेक्टर्स को हम कोप्लानर बोले कि नॉन कोप्लानर बोले? कोप्लानर बोले कि नॉन कोप्लानर बोले? ये जो तीनों वेक्टर्स आपको दिख रहा है इनको कोप्लानर बोले कि नॉन कोप्लानर बोले? तो सर आप अभी मेरे को एक स्टेटमेंट बताए थे कि इन तीनों का जो डिटरमिनेंट होगा, if it is equal to 0 then this one is coplanar vector, and if it is not then this one is non coplanar vector। तो अब सर ये कैसे लिखे? पहली बात तो ये आप ये पता नहीं कौन सा मतलब ये उर्दू भाषा लिखे, तो सबसे पहले सेम चीज, 2 ऐसे बॉक्स बनाओ। ठीक है, ये जो पहला वाला वेक्टर दिख रहा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, अगर इसके सामने की कोएफिशिएंट की बात करें तो i कैप का कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं। j कैप का जो सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट इज योर 2, एंड इधर k का क्या लिखा है 2। तो यहाँ पे सबका पहले लिखो 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे फिर 2। फिर b वेक्टर में आप सर i की जगह पे क्या लिखा है -3, j की जगह क्या लिखा है 1, k की जगह क्या लिखा है 1। c वेक्टर पे आप सर पहले क्या लिखा है 2, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है -1, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 2। अगर सर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे 0 के बराबर आ गया तो दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय कोप्लानर वेक्टर, अदरवाइज
नॉट, तो सॉल्व करो और चेक करो, देखो क्या आता है। सर नॉन कोपैरेलल वेक्टर्स होगा कितना आ रहा है आंसर? सर वैल्यू कुछ 12 12, सर। चेक कर लीजिए। हाँ भाई 12 नहीं आएगा, गलत सॉल्व किया सर शायद। 21 आ रहा है। -3 नॉन कोप्लानर सर। 21 21 आ रहा है सर। सर सर 21 आ 21 रहा आ है। रहा है। कौन कौन 21 के साथ सहमत है? थोड़ा सा वो जो पहले किसी ने बताया था वो नाम बता दिया, कोई लड़का था। यस सर 21 आ रहा है। सर 21 एग्जैक्टली 21 आएगा भाई 21। वो किसने बोला था 21? पहले कौन बोला था? हरप्रीत कौन? अच्छा प्रतीक बोला था 21। ओके ठीक है। तो फाइनली हाँ भाई गलती कौन, ये 12 कैसे बोल रहे थे? सर प्लस माइनस सर गलती हो गया था सर, वैसे सब ठीक डाले थे। 21 इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई करते हैं क्या? इसी में क्वेश्चन और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? अब बोला क्या है कि दिस A vector, B vector and C vector is coplanar vector. Coplanar vector. Then find the value of x. Then find the value of x. भाई देखो इसमें सिर्फ I और K ही है, इसका मतलब कि 0.j कैप लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो 0 है, सही बात। तो करो इस क्वेश्चन को करो। दिस A वेक्टर B वेक्टर इज कोप्लानर वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सब लोग आंसर बताना है, फिर मजा आएगा पढ़ने में। और कल जो क्लास की टाइमिंग होती है उसमें केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है? कल मेरा फिजिक्स है, और एक्चुअल में कल फिजिक्स जो है वो मतलब 12th वालों को पहले लेंगे, उसके बाद आप लोग को 11th, और लंबा क्लास लेंगे करीब। मतलब तैयार रहना, माइंड सेट करके रहना कि कम से कम 3-4 घंटे क्लास मेरी जा सकती है, मतलब 4 घंटे तो जाएगी। मतलब मेरी भी कैपेसिटी है, अगर 3 घंटे में हम भी थक गए तो हम भी रोक देंगे। तो कल के क्लास में थोड़ा सा माइंड सेट किए रहना आप लोग कि लंबी क्लास लेंगे। आज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद आप लोग का मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है, डाटा भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। सर -7/8। x की वैल्यू क्या आ रही है? -7/8। बाकी किसी का? यार एक्चुअल में तुमको पता है प्रतीक, तुम एक -7/8 4 नंबर का क्वेश्चन जेईई मेंस का सॉल्व कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन -7/8 सर।
-7/8। और थोड़ा सा एक बार देखो यार, अगर मेरे से बोलेगा थोड़ा सा इंटरनेट पे जाकर एक बार चेक करना ना कि क्वेश्चन ऑफ कोप्लानर वेक्टर इन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस या नीट, सर्च करना मिल जाएगा तुमको और कर लेना यार, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि 4 नंबर का तुम क्वेश्चन, तेरा 4 नंबर श्योर एंड सर्टेन है, तो मतलब तैयार रहना। So -7/8. -7/8। यार बाकी लोग तो थोड़ा सा रुको, पूछने दो यार, बाकी लोग सुन रहे हैं, कोई नया भी आया है। सो दीपाली, आंसर क्या है आपका? दीपाली। So -7/8. अभिनंदन तो मेरा हीरो है, अभिनंदन। चलो अभिनंदन, तो अभिनंदन कर दिया ना? अच्छा तुम। हाँ सर हो गया। अर्पित। हाँ सर बोलिए। क्या आया? अच्छा आंसर आया आपका? आया सर -7/8। आदित्य कुमार रजक। सर आंसर तो -17/8 है। 17/8। ठीक है, चलो एक आंसर x और। इक्वल टू -17/8। आदित्य प्रसाद। आदित्य प्रसाद। हाँ भाई आदित्य प्रसाद, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ ये आइजैक न्यूटन। सर -7/8 है। ओके। अंबालिका। सर -7/8। दिविसा। -7/8. स्नेहा। So -7/8. जारा। सृजन। सर -7/8। मतलब किसी को दिक्कत नहीं है? है नो मतलब सर। मतलब इतना चिल्लाना मेरा सुखलान है, ठीक है। और मतलब कायदे से, मतलब सच्ची बता रहे हैं यार, तुम लोग जिस दिन ये चमकेगा, और पता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ऐसे 3 वेक्टर दे देगा और किसी में एक क्वांटिटी x या y अननोन दे देगा, बोलेगा कि चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। क्या? चलो इसी में करते हैं। नहीं, एक नया क्वेश्चन लिखो और करो उसको भी। ऐसे भी मतलब जेईई मेंस में भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है वेक्टर में। क्या है कि एक वेक्टर जब मेरे को मिल जाता तो यार सीधे क्वेश्चन ही उठाते यार। चलो कोई ना, चलो ऐसे अपने से बनाते हैं इसको। क्या है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। हाँ ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप 2k कैप। सी वेक्टर is equal to 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। बोलता है कि x एंड y की वैल्यू बताओ, x एंड y की वैल्यू बताओ if a vector, b vector and c vector are coplanar and a vector is unit vector.
यूनिट वेक्टर। देखो यार इसको घर पे अभी मतलब क्लास ओवर होने के बाद इसको एक बार ट्राई करना, लेकिन कोई एक बंदा इसका अप्रोच बता दे मेरे को कि क्या करेगा अगर उसको करना होगा। बोलो सर पहले तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उससे एक्स वाई का एक इक्वेशन आएगा। Exactly. उसके बाद फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर सर उसका ए यूनिट का नहीं वेक्टर निकालें, निकालेंगे। ए का सर तो मैग्नीट्यूड 1 ही निकलेगा ना सर। हाँ मैग्नीट्यूड एक्स और वाई के टर्म में निकलेगा। ए का मैग्नीट्यूड नहीं से नहीं, ए का तो मैग्नीट्यूड 1 ही एक्स और वाई निकलेगा तेरा। आइएगा ए मैग्नीट्यूड का 1 सर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे आंसर। हाँ फिर उसे दोनों जीरो से इक्वेशन को सॉल्व जीरो से करेंगे। इक्वेट कर देंगे, निकल जाएगा सर एक्स और वाई का वैल्यू। वो अभी नहीं एक बार थोड़े से मेरे को अपने से पूछ लेने दीजिए यार, किसी मतलब किसी अच्छे से एक बार पूछ लेने दीजिए। सोमू अंकित नारायण सिंह। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, पहले क्या उसके करेंगे? बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हाँ एक्स और वाई में आएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे पहले? डिस्क्रिमिनेंट। ओके डिस्क्रिमिनांट नहीं, अरे डिटरमिनेंट। अच्छा डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट। डिस्क्रिमिनांट वो आपका पिछले साल आप लोगों को पढ़ते थे ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर रूट्स जो आता था। हाँ भाई बताओ कैसे करेंगे अंकित? ये आदित्य साथ बोलो। हाँ ठीक है बोलिए बोलिए। उसके बाद ए का ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है। हाँ तो वो क्या करेंगे मतलब क्या एक वो आखिरी शब्द हम सुनना चाह रहे हैं। हाँ भाई इसी हाँ इसी यस सर। अरे बोल दो क्या कि कैसे करेंगे हम इसको, हैं बोल दो यार कि मतलब धरती पे जीने लायक हो जाए हम, समाज को मुंह दिखाने लायक हो जाए हम, बता दो बस। बताओ सर हमको नहीं पता जी। अच्छा अच्छा ये अगर को प्लानर होंगे तो कैसे लिखेंगे ये बता सकते हो? अगर if this 3 vector is co-planar vector then what is our approach? बोलो। देख लो यार एक बार फिर से यार, इसी आपको बोलना चाहिए था अच्छा कि नहीं समझ में आया। देखो अगर इसका जो अप्रोच होगा, सबसे पहले सर यहाँ पे 2 अननोन है मेरे पास x एंड y, तो फर्स्ट वी वांट 2 इक्वेशन टू सॉल्व दिस। हमको 2 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सर वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन। नहीं रहे। अब है सो सर पहले दो अननोन है यहाँ पे x एंड y, मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए और वो इक्वेशन मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले तो आप एक चीज इसके बारे में बोल चुके हो क्या कि ये एक कोप्लानर वेक्टर है, देन दिस वन इज x y एंड 2 एंड दिस कैसे लिखेंगे फिर इसको दूसरे लाइन में 1 -1। सर इसका आ जाएगा -x + 7y + 8। एक सेकेंड बच्चों क्या बोले हम करते भी जाते हैं 1 और -1। इसको सॉल्व करने पे क्या रहा है तो अभिनंदन राइट सर -x + 7y + 8। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है -x प्लस 7y + 8 प्लस सर मेरा x + 7y माइनस +6 आया, -x + 7y + 6। अच्छा और एक चीज अच्छी ठीक है एक बार वो आप एक ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा, मतलब ये भी क्वांटिटी किसके बराबर होगी? 0। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में कंफर्म करो ये अंतिम में क्या आ रहा है।
बोलो बोलो। तो इसको अगर लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 7y आएगा +8 प्लस 8 इज इक्वल टू सर सही है। हाँ सर किस मतलब ये नाम बता दो यार आप। अर्पित। हाँ सर हम सर बोल रहे सर +8 हाँ सर आएगा +8 ही आएगा। हाँ +8। भैया अभिनंदन कहाँ रह गया यार, आज पीछे रह गया। हाँ सर बोलिए। अभिनंदन ही बताया है सर। देवा सबका तुम सबका आवाज, बस एक का आवाज हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्रतीक का एंड सम टाइम महरूब का, तो बाकी का सबका आवाज एक ही है। तो सोमू का भी कर लेते हैं, सोमू। तो -x + 7y + 8 = 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सर कैसे मिलेगा? तो आप बोले हो कि ये जो ए वेक्टर है ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। तो आप इसको देखो यार, हम अपने से क्वेश्चन फॉर्म किए हैं तो आंसर मेरे को नहीं पता, तो देखते हैं करके। तो सर ये अगर यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 के वेक्टर 1 is the magnitude given. बराबर। फाइनली दिस वन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 is equal to 1. So finally this one is x square plus y square is equal to -3, right? X square plus y square is equal to सर वहाँ x हाँ y सर। अब क्या करेंगे सर? सर वहाँ पे तो सर x y होगा ना, क्योंकि सर आप √√ से x² को निकाले। एग्जैक्टली नहीं तो ऐसा कर देना कि यहाँ पे सर x = 7y + 8 दिख रहा है मेरे को, और सर यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या हाँ अगर फिर उसको जाके पुट कर दो। 7y + 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है? y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा श्रीधराचार्य मेथड तो याद होगा ना थोड़ा बहुत? हाँ सर, यस सर। हाँ सर। फाइनली सर वहाँ -3 होगा। -3 होगा ना, ये माइनस सर ये आ रहा है 50y² - 112y + 67 50y प्लस 112y 101y 112y 12y + 67 प्लस is equal to 0। 67 राइट 0। हाँ इसके तो सब लोग सहमत होंगे यार, जो भी बहुत अच्छा बता रहे हैं यार, मतलब जो भी -3 ये बहुत ज्यादा अपसर्ड डाटा है यार। हाँ वही सर x और y का सर वैल्यू क्या होगा? वही तो फाइंड आउट करेंगे ना। सर निकाल लीजिए। एक इक्वेशन आ गया। अब एक चीज श्रीधराचार्य मेथड पढ़ाया, ऐसे होता था ax² + bx + c क्वाड्रेटिक बना के कर लेना ना। हाँ नहीं क्वाड्रेटिक उतना मत जाओ ना। तो अगर यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी रहती थी तो कैसे करते थे? -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक तरह से आप इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहे हो, आप मैथमेटिकल टूल्स में भी एंटर करते जा रहे हो। मतलब अगर ये x की वैल्यू ऐसे इक्वेशन दिया था तो हम लोग श्रीधराचार्य मेथड ही पढ़ते थे। फिर इसके 2 रूट्स आते थे। एक रूट हो जाता था -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक रूट आ जाता था क्या? -b - √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये चीज पता है यार? हाँ सर। श्रीधराचार्य हिंदू मेथड जिसको बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, द हिंदू मेथड। भाई इसको देख लेना यार, ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। सर मेरा x और y का सर वैल्यू आ गया है।
क्या आया है चार का वैल्यू? सर x का आया सर 1 और y का आया -1। हाँ तो सर। सर बताओ यार, है इतना भरोसा नहीं है मेरे पे यार कि इतना प्यारा सा आंसर आएगा। सर आगे मेरे को चेक करने दीजिए, है ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर y निकालने जाए हम, सर यहाँ पे y है तो y निकालने जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? -b, मतलब ये -b की वैल्यू हो जाएगी। तो हाँ -b की वैल्यू -112 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 112 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 इंटू 50 इंटू 67। तो अब 112 का स्क्वायर करते हैं, तो 112 का 1 2 स्क्वायर 5 5 4 3 4 2 2 2 112 2 1 1 2 4 8 4 4 5 1 2 5 4 4 सर। 12,000। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट लेस अच्छा, देन 0 1 और -1 पुट करने से? नहीं ये वाला जो 112 का स्क्वायर -4 इंटू 50 इंटू 67 ये नेगेटिव हो जा रहा है। तब ऐसा कोई एक्स एंड वाई पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए, बस खत्म हाँ बात। अगर ऐसा आता तो जब आया ही नहीं, लेकिन अगर मान लो अगर किसी केस में होता था ना कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, एक बार मेरे को भी चेक कर लिया 267 इंटू 2 13,400 2 7 14 1 2 छक्का 12 1 13 8 सही है। हाँ हाँ सर ज्यादा जा रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत है यार। तो ये आपका क्या हो गया 112 12,500 44 माइनस 13,400। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो याद नहीं है यार कि जब डिस्क्रिमिनांट d लेस देन 0 होता था तो x की कोई वैल्यू, यहाँ पे भी वही बोल रहे कि सर उसमें अगर ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है none of these या no value of x and y is possible, और एक्चुअल में आएगा नहीं, बहुत प्यारा सा कट कुट के आंसर आता है। सो ये भी चीज याद रखना, मतलब ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल, टफेस्ट लेवल जो होता है वो कर रहे हो। आप जाकर आज उठा के क्वेश्चन खोजना वो प्लानर के, आपको देखना किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फाइनली तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे कि नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। और मान लो कि अगर x की वैल्यू कुछ आ जाती, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि x की वैल्यू या y की वैल्यू -1 आ गई, तो आगे क्या करते हैं? अगला वो इक्वेशन मेरा दिया हुआ था सर कि x इज इक्वल टू 8y प्लस क्या था 6y की 8y 7y, हाँ 7y प्लस 7y+8। वहाँ पे अगर x की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे 7 इंटू -1 प्लस 8 यहाँ पे पुट करते हैं और फाइनली वैल्यू x की निकाल लेते हैं। आता तो, लेकिन इस केस में नहीं आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं 4 बजे 7 बजे क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक डाउट था सर। तैयार रहना भाई। सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए सर ग्रुप में सेंड कर दे। अब कॉल करेंगे सर, सुन कर कॉल कर लेना सर के पास, कॉल कर लेना। अच्छा कॉन्फ्रेंस में अरे सर हम ले लोग लेंगे ट्राई आपको। कर लेंगे पहले। थोड़ा सा रिपीट अभिनंदन सर को आज फिर कॉल करेंगे। यार कल कॉल आप लोग का आया था लेकिन उसी हाँ वो ग्रुप में आप डाले हैं सोमू? आप बोले सर कल करेंगे, इसलिए हम डाले नहीं, डाल नहीं, देते हैं। कल करेंगे। अरे डाल दिया सर, जा रहा है, लोडिंग हो रहा है। डाल दिया सर, देखिए चलो डाल दिया। कहाँ गया रे ग्रुप में, तो मिल गया नहीं आया सर, जा रहे हैं, इतना बड़ा फोटो है। हाँ सर गया चला गया। हाँ सर चला गया। क्वेश्चन है समूह। हाँ क्वेश्चन अरे 51। ग्रुप हाँ 51 सर यहाँ। हाँ सर कोलिजन मतलब पर अभी पड़ेगा
वो वर्क पावर एनर्जी में कोलिजन जब पढ़ेंगे तब नहीं ये क्वेश्चन आएगा। सर वेक्टर का है सर, देखिए दिखा दे आपको, वेक्टर का है। अरे तो अभी कैसे इसका कॉन्सेप्ट है भाई ना कि कोलिजन कब, कोई बॉडी कोलाइड कब करती है, तो उसके हिसाब से एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसको वो कोलाइड की थ्योरी को लाके फिर ये तो पूरा एक रिजल्ट होता है। अरे ऐसा भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसमें जाकर पढ़ोगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहा है। इक्वेशन में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं पढ़ेगा। वो भले ही दे दिया है आपको, लेकिन वो क्वेश्चन अभी का नहीं है, ठीक है। वो रोटेशन में जब जाएंगे तब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। टॉर्क से पास करते लाइन परपेंडिकुलर। थैंक यू सर।